तो डेल एक्स बराबर 1/2d, इसको तोड़िए, a प्लस बी को होल स्क्वायर पे, a का काम एक्स एन कर रहा है प्लस b का काम dy टू कर रहा है, a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into xn into d/2। क्लियर? अच्छा, माइनस करने के बाद इसको ब्रैकेट में तोड़िएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 into xn into d/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो जय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और संभवतः इस साल भी पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है YDSE, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग, है ना। इस प्रयोग में यंग ने क्या किया था कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य स्थिति का सूत्र निकाला था। ठीक है, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के मध्य क्या निकाला था? स्थिति का संबंध निकाला था, सूत्र निकाला था। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यंग ने क्या किया था कि यंग ने एक लिया था सोडियम लैंप। सोडियम लैंप यंग ने क्या लिया? यंग ने लिया एक सोडियम लैंप लिया यंग ने, और यंग ने जो प्रयोग किया था वो अंधेरे में किया था। उसके बाद उस लैंप के आगे की तरफ उसने एक क्या किया, एक शीट लिया। शीट जो होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको चाहूंगा कि दिखाऊं मैं आपको। मान लीजिए कि ये शीट है, इस तरह से सामने को देखने पर शीट ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल इस तरह से रेक्टेंगुलर टाइप का। और उसने क्या किया कि शीट पर क्या उसने किया, 2 स्लिटें बना दी, है ना। यंग ने क्या किया कि मान लीजिए एक स्लिट है, तो इस स्लिट पर उन्होंने 2 कट लगा दिए, इस तरह से कट लगा दिए, 2 कट लगा दिए। ठीक है, यानी कि 2 इस तरह से उन्होंने कट लगा दिए, बिल्कुल पतला सा उन्होंने कट लगाया। अब जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे कट लगा करके ऐसे देखेंगे, ऐसे में कट लगाया हुआ है, और जब स्लिट को हम ऐसे करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा ऐसा, हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यानी कि जो स्लिट है जिस पर हमने कट लगाया हुआ है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इस तरह से दिखाई देगा। और ये स्लिट है हमारा, मतलब छिद्र है, ये पहला छिद्र है, ये दूसरा छिद्र है। ठीक, तो होगा क्या? अब होगा ये कि यहाँ से बहुत सारी प्रकाश तरंगे निकलेंगी। निकलने के बाद क्या होगा? कुछ तरंगे यहाँ पर टकराएंगी, तो वो तो टकरा करके अधिशोषित हो जाएंगे, और कुछ तरंगे यहाँ से गुजरेंगी, कुछ प्रकाश तरंगे यहाँ से क्या होंगी? गुजरेंगी। तो जब गुजरेंगी तो यंग ने क्या किया कि इसके जस्ट पीछे उन्होंने एक पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया उन्होंने? पर्दा लगा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या लगा दिया? एक स्क्रीन लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि चूंकि ये दोनों के जो दोनों तरंगे हैं, ये एक ही सोर्स से, लाइट सोर्स से निकली हैं। ठीक है, ये दोनों क्या निकली है? एक ही लाइट स्रोत से निकली, एक ही प्रकाश स्रोत से निकली है, तो उनका जो तीव्रता होगी समान होगी, और दोनों मिल करके व्यतिकरण करेंगे। तो जब व्यतिकरण करेंगी तो होगा क्या? व्यतिकरण करेंगी तो कहीं पर संपोषी देखने को मिलेगा, कहीं पर विनाशी देखने को मिलेगा। तो मैं मान करके चलता हूँ कि जब तरंगे अंदर जाएंगी और मिलेंगी तो कहीं पर दिखेगा संपोषी, कहीं पर मिलेगा संपोषी, है ना, कहीं पर दिखेगा संपोषी और कहीं पर दिखेगा विनाशी, कहीं पर दिखेगा विनाशी। विनाशी मतलब वहां पे अंधेरा, फिर संपोषी मतलब प्रकाश, फिर विनाशी यानी कि डार्क। मैं इसे आपको बना देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से संपोषी, फिर विनाशी। विनाशी को मैं डार्क कर रहा हूँ, यानी कि वो चीज अंधेरा दिखाई देगा हमको। उसके बाद फिर से संपोषी और वापस से विनाशी, उसके बाद फिर वापस से क्या होगा? विनाशी होगा। तो इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाएगा दीप्त फ्रिंज। जो संपोषी व्यतिकरण जहां पर हुआ है, यानी कि जो प्रकाश जहां पर दिखाई देगा, उसको कहा जाएगा दीप्त फ्रिंज, यानी कि लाइट। और जहां पर विनाशी व्यतिकरण हुआ है उसको कहा जाएगा अदीप्त फ्रिंज। उसको क्या कहेंगे? अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज कहेंगे, यानी कि उसको क्या कहेंगे हम? अच्छा, इसको लाइट
उसको जो है आप ब्राइट भी कह सकते हैं, BRIGHT ब्राइट, और इसको कहेंगे आप डार्क, इस प्रकार से। ठीक है। और अगर मैं इस स्लिट से एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करूं, तो ये स्ट्रेट लाइन जो सरल रेखा है, यह जिस फ्रिंज को काटेगी उसको हम बोलेंगे केंद्रीय फ्रिंज। क्या बोलेंगे? केंद्रीय फ्रिंज बोलेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि केंद्रीय फ्रिंज से अलग अलग फ्रिंजों की स्थितियां निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? स्थितियां, यानी कि जब भी आपको देखना हो कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज कितना ऊंचा है, केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज कितना ऊंचा है, यानी कुल मिलाकर के अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां जो पूछा जाता है। ठीक है। तो 5DSC में यानी कि यंग के दूसरे अनुप्रयोग में यंग ने क्या किया? एक सोडियम लैंप लिया, वहां से एक प्रकाश निकलेगा, प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। उसके बाद उन्होंने दो पतले छिद्रों से, दो स्लिटों से उस प्रकाश तरंग को गुजारा, जिसके कारण अंदर की तरफ व्यतिकरण हुआ। स्लिटों के पीछे यानी कि जो हमारा एक सतह था, जो हमारा एक है ना प्लेन सतह था, उसके पीछे उन्होंने एक पर्दा लगाया। वहां पर हमें देखने को मिला व्यतिकरण। किस प्रकार का व्यतिकरण? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी को कहा गया दीप्त फ्रिंज, विनाशी को कहा गया अदीप्त फ्रिंज। संपोषी को कहा गया ब्राइट और विनाशी को कहा गया डार्क। तो अब हम उसकी स्थिति निकालेंगे। स्थिति निकालने के लिए मैं फिर दोबारा से एक चित्र बनाता हूं, आप समझने का थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है। चित्र में मैं यहाँ पर लैंप नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा स्लिटों के बीच की दूरी। तो मैं यहाँ पर बच्चों बना लेता हूं, ये पहला स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है। मैं ये मान लेता हूं कि स्लिटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल डी है। स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। और ये जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो प्लेन है, इससे कैपिटल डी दूरी पर हमने लगाया हुआ है एक पर्दा। कैपिटल डी दूरी पर हमने क्या लगाया है? एक पर्दा लगाया है। कैपिटल डी दूरी पर हमने क्या लगाया? एक पर्दा, यानी कि हमने एक स्क्रीन लगाया हुआ है। ठीक, क्लियर है ना? अच्छा, होता क्या है बच्चों? होता ये है कि यहां से एक प्रकाश तरंग निकलता है और वो इस P बिंदु पर मिलता है। यहाँ से प्रकाश तरंग निकलता है और वो भी कहाँ मिलता है? इस P बिंदु पर। यानी कि हम दो प्रकाश तरंगों को लेंगे और व्यतिकरण कराएंगे। वो बात की बात है कि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा। अब इसे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अब इसे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, बाद में कंडीशन लगा लेंगे यहाँ पर संपोषी होगा कि विनाशी होगा, बाद में वो कंडीशन हम लगा लेंगे। इतना करने के बाद ये S1P हो गया, तरंग S1P, और ये हो गया तरंग S2P। ठीक। इसके बाद हम एक काम करते हैं बच्चों, काम ये करते हैं कि यहाँ से हम बांट देते हैं। बांटने के बाद क्या करेंगे? बांटने के बाद अगर ये पूरी की पूरी दूरी जो D है, तो ये दूरी हो जाएगी D/2 और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? D/2। और इसी प्रकार से हम मान लेंगे कि केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पे है, तो केंद्रीय फ्रिंज से इस यहाँ पर जो हमारा फ्रिंज बन रहा है उसकी जो दूरी है वो कितनी है? XN है। क्या है बच्चों? XN है। ये चीज हम मान लेंगे, कुछ मानने वाली चीजें हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमको दो त्रिभुज बनाना है ना? दो त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज? एक यहाँ से लंब डाल करके त्रिभुज हम बनाएंगे, यहाँ से समकोण त्रिभुज, कुछ आप नाम दे दीजिए, S1M मान लीजिए, यहाँ पे M कह देता हूं, और एक यहाँ से, यानी कि दोनों स्लिटों से हम क्या कर देंगे? सामने वाले तक लंब बना देंगे ताकि उनको त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। अब चिंता मत कीजिए, समझते रहिए बस। S1 आप इसको क्या नाम दे दीजिए? N नाम दे दीजिए। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो पथांतर का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे डिराइव करेंगे। कलांतर के कॉन्सेप्ट से नहीं, पथांतर के कॉन्सेप्ट से। समझिएगा मेरी बात को आप जरा। अगर मैं यहाँ से पथांतर लिखना चाहूँ बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं यहाँ पर पथांतर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, आप मुझे बताइए। अगर मैं पथांतर लिखना चाहूँ तो पहले तरंग की जो पथ है वो S1P है, दूसरे तरंग की जो पथ है वो S2P है। तो इनका अंतर, इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर ही तो पथांतर होगा ना। कैसे अंतर निकालेंगे? S2P में से हम घटा देंगे S1P को,
S2P में से हम घटा देंगे S1P को, तो हमें क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा पथांतर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि पथांतर डेल x बराबर S2P माइनस S1P। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। क्लियर है? अब देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये चित्र आपको समझ में आया होगा, मैं मान करके चल रहा हूँ, है ना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां। यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज कितनी ऊंचाई पर है, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज कितनी ऊंचाई पर है, मतलब सूत्र चाहिए कुल मिलाकर के। तो हमें किसका कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा? पथांतर का। पथांतर को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला काम करेंगे, हम S2P निकालेंगे। S2P जरा देखिए तो किस त्रिभुज में बन रहा है? S2P इस त्रिभुज में, यानी S2PN। S2PN में हमारा क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? S2P में हमारा S2P बन रहा है ना। तो त्रिभुज जोड़ लेंगे यहाँ पे, त्रिभुज S2PN में, S2PN में। अब आप S2PN में लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो आप ये जानते हैं कि कौन का स्क्वायर, S2PN का स्क्वायर है ना, मतलब S2P2, सॉरी माफ करिएगा जरा, S2P का स्क्वायर, कर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कौन है बताइए जरा? लंब ये रहा PN। लंब क्या है? PN। हम लिखेंगे यहाँ पर PN का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? S2N। S2N का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो S2P का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? PN का मान जरा देखिए क्या है, ये देखिए PN का मान जरा देखिए। PN का मान अगर आपको निकालना है तो कितना है ना, इसका आपको नाम दे देंगे यहाँ पर। PN का मान चाहिए तो PO प्लस ON, PO प्लस ON, PO प्लस ON। तो PO कितना है? XL है, प्लस ON कितना है? तो ये बन रहा है आयत, ये d/2, ये भी d/2 होगा, तो ON हो जाएगा आपका d/2, XL प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस S2N का होल स्क्वायर। तो S2N कितना है? S2N इसके बराबर है। S2N क्या है? S2N है आपका जो यहाँ पर शीट है उसके बीच का और पर्दे के बीच की दूरी, कैपिटल D का स्क्वायर, कैपिटल D का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। अब जरा आगे बढ़िए आप। तो S2P का स्क्वायर बराबर, S2P का स्क्वायर बराबर, मैं D स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं और फिर इस पर प्लस XL प्लस d/2 का होल स्क्वायर को मैं बाद में लिखता हूं। तो S2P का स्क्वायर बराबर, आप D स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर बचेगा। कॉमन कैसे लिया जा सकता है? D स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, जहां पर D स्क्वायर है वहां पर आएगा 1, और जहां पर D स्क्वायर नहीं है वहां पर बटे में आ जाएगा D स्क्वायर। कहने का मतलब XN प्लस d/2 के बटे में आ जाएगा, बटे मतलब 1/d स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में बच्चों? मानकर चल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। अब एक काम करिए जरा, अगर मैं यहाँ से S2P की वैल्यू निकालू बच्चों, S2P की वैल्यू निकालू तो इधर क्या आएगा? इधर रूट आ जाएगा, पूरा का पूरा रूट आ जाएगा। तो आप रूट अलग लगाइए, D स्क्वायर का अलग रूट लगाइए, और ये जो ब्रैकेट में है 1 प्लस 1/d स्क्वायर ब्रैकेट XN प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इसको अलग रूट में लगाइए। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से। तो S2P इक्वल टू रूट में D स्क्वायर है तो D आएगा। अगर आप रूट हटाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n बराबर होता है 1 प्लस nx। ये 1 प्लस, ये पूरा पूरा हम मान सकते हैं x है, 1 प्लस x है ना, 1 प्लस x। अच्छा इसको जरा आप स्क्वायर है वो हटाइए पहले। तो 1 प्लस 1/d स्क्वायर ब्रैकेट में x पर xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पावर बनेगा क्या? 1/2। क्लियर है? अब देखिए ये पूरा पूरा x है, देखिए 1 प्लस x, 1 प्लस x, 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n, क्या आएगा? 1 प्लस nx। यानी कि S2P इक्वल टू आएगा कैपिटल D, अंदर क्या आएगा? 1 प्लस nx, n मतलब ये 1/2 आगे आएगा, तो 1/2d स्क्वायर ब्रैकेट xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। अब आप एक काम करिए कि इस d को अंदर मल्टीप्लाई करिए।
तो डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा S2P इज इक्वल टू डी प्लस डी, जब यहाँ पे जाएगा तो एक डी से एक डी कट जाएगा, 1/2d ब्रैकेट xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्या नाम देंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 2 नाम देंगे, यानी कि S2P, यानी कि ये जो प्रकाश का पथ है, ये जो तरंग का पथ है, इसकी लंबाई आ जाएगी d प्लस 1/2d ब्रैकेट xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अगर आप S1P चाहते हैं तो आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा S1PM, S1PM। इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा S1P का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर प्लस S1M का स्क्वायर। PM को आप लिख सकते हैं PO माइनस, समझिए बात को, PO माइनस MO, PO माइनस MO। तो PO आपका हो गया XN और माइनस MO हो गया आपका d/2। तो कुल मिलाकर के यही इक्वेशन बनेगा स्टार्टिंग में, बस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और आगे जब आप चलते जाएंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा। सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों? माइनस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इसी प्रकार S1P की वैल्यू आ जाएगी d प्लस 1/2d ब्रैकेट xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरे बच्चों? ये ना इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब आप एक काम करिए, अब आप इक्वेशन ये 2 हो गया, अब आप 1 और 2 का मान, सॉरी 2 हो चुका है 3, अब आप 2 और 3 का मान उठा करके समीकरण 1 में रखिए। मतलब S2 का मान आप यहां से रखिए, S1P का मान आप यहां से रखिए। तो रखिए यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो डेल x बराबर S2P का मान रखिए यहाँ से d प्लस 1/2d ब्रैकेट xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद कुछ भी लिखना हो तो बड़ा ब्रैकेट लगा करके। S1P का मान रखिए d प्लस 1/2d ब्रैकेट xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब आप एक काम करिए, इस माइनस को अंदर लेकर के जाइए। तो डेल x इक्वल टू कैपिटल D प्लस 1/2 कैपिटल D ब्रैकेट xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस अंदर ले जाइए, माइनस 1/2d ब्रैकेट xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? मान के चल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये कट जाएगा। कटने के बाद डेल x बराबर, देखिए इसमें भी 1/2d है, इसमें भी 1/2d है, तो आप एक काम करिए 1/2d को कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? xn प्लस d/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला माइनस xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो डेल x बराबर 1/2d, इसको तोड़िए, a प्लस b को होल स्क्वायर पे, a का काम x पर xn कर रहा है प्लस b का काम d/2 कर रहा है, a प्लस b को होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू xn इंटू d/2। क्लियर? अच्छा, माइनस करने के बाद इसको ब्रैकेट में ही तोड़िएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू xn इंटू d/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, आपको मिलेगा डेल x बराबर 1/2d इन ब्रैकेट xn का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, और ये देखिए यहाँ पर प्लस का xn d है, xn d, इस माइनस को अंदर ले जाइए, तो माइनस xn का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस xn d। क्लियर? तो कुछ कटेगा ना, देखिए तो जरा, ये xn प्लस का xn स्क्वायर प्लस का xn स्क्वायर माइनस का कटेगा, d स्क्वायर बाई 4 प्लस का d स्क्वायर बाई 4 माइनस का कटेगा, आपको मिलेगा डेल x बराबर 1/2d इंटू, ये देखिए xn d 2 xn d आएगा ना, 2 से 2 कट गया, डेल x बराबर क्या आ गया? xn d अपॉन कैपिटल D। डेल x बराबर क्या आ गया? xn d अपॉन कैपिटल D। पथांतर क्या आ गया बच्चों? पथांतर आ गया xn d अपॉन कैपिटल D। अब आपको चाहिए दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो आपको ये पता है कि दीप्त का मतलब जहां पर संपोषी व्यतिकरण हुआ है, तो जब आप पथांतर को किसके बराबर रखेंगे? संपोषी के बराबर रखेंगे, तो आपको दीप्त फ्रिंज की
स्थिति मिलेगी। और जब आप तथांतर को अदीप्त के बराबर रखेंगे तो आपको अदीप्त यानी कि विनाशी के बराबर रखेंगे तो आपको अदीप्त की स्थिति मिलेगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे आ जाइए और आप स्थिति निकालिए किस चीज की, दीप्त फ्रिंज की। दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए डेल एक्स का मान क्या होता है आप ये जानते हैं, डेल एक्स का मान होता है एन लैम्डा। बोलिए बच्चों क्या होता है, दीप्त फ्रिंज यानी कि संपोषी की जो स्थिति होती है, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान एन लैम्डा के बराबर होता है। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। तो डेल एक्स बराबर एन लैम्डा रखिए यहाँ पे, और 3 के बाद 4, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से इसके जगह पर रखिए एन लैम्डा बराबर एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। यहाँ एक्स एन का मान अगर हम निकालेंगे तो एक्स एन बराबर क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करिए एन कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, यह आ गया आपका संपोषी यानी कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति। दीप्त फ्रिंज की स्थिति भाई, दूसरा जो दीप्त फ्रिंज है उसकी स्थिति बताइए, तीसरा जो दीप्त फ्रिंज है उसकी स्थिति बताइए। जहां पर एन का मान क्या है, पहला दूसरा तीसरा, कैपिटल डी का मतलब ये दूरी हो गया स्क्रीन यानी कि पर्दे और शीट के बीच की दूरी। स्मॉल डी जानते हैं, स्मॉल डी दो स्लिटों के बीच की दूरी। लैम्डा जानते हैं जो में प्रकाश भेजी है उसकी तरंग। ठीक है, अच्छा दूसरी स्थिति में यहाँ पर निकालता हूँ बच्चों किस चीज की, है ना, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मतलब अगर हमको अदीप्त फ्रिंज की स्थिति चाहिए तो विनाशी की स्थिति लेनी पड़ेगी। यानी कि विनाशी व्यतिकरण कहाँ हुआ है, इसके लिए डेल एक्स का मान क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल एक्स का मान क्या होता है आप ये जानते हैं, 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। तो बस क्या करेंगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है बच्चों, समीकरण 4 से देखिए यहाँ पर डेल एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एक्सएन डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से कैपिटल डी का इधर मल्टीप्लाई करिए, यानी कि एक्सएन का मान कितना आएगा, एक्सएन बराबर कितना आएगा, 2n-1 लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। यह आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बच्चों। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ कहने की, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमारे पास एक सोडियम लैंप था वहां से हमने प्रकाश को गुजारा, सामने स्लीटें रखी हुई थी, मतलब एक शीट रखा हुआ था उसमें 2 स्लीटें हैं, प्रकाश हमने गुजारा। दोनों प्रकाश तरंगों की जो तीव्रताएं होंगी समान होंगी, मिलेंगी तो व्यतिकरण करेंगे, पर्दे पर व्यतिकरण हुआ। ठीक है, कहीं पर दीप्त फ्रिंज मिला, कहीं पर अदीप्त, कहीं पर दीप्त, कहीं पर अदीप्त। ठीक है, दीप्त फ्रिंज से स्थिति हमको निकालनी पड़ी किस चीज की, अदीप्त की और दीप्त की, और उसके लिए हमने कंडीशन लगाया यहाँ पर विनाशी और संपोषी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन वगैरह पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस इसमें अगर कोई आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना, और कोई कमी दिखाई दे तब भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बस यहीं पर रोकते हैं, और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।